अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में जो था वो हमने डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमेट्री जो था वो स्टार्ट किया था, जिसमें जो था हमने क्या देखा था, बेसिक प्रिंसिपल देखा था कि डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमेट्री होता है क्या है। इसके अलावा जो थी वो हमने इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन देखी थी, जिसमें हमने जो देखा था कि दो टाइप्स के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो हम डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमेट्री के अंदर जो है वो यूज़ करते हैं। आज जो है वो हम डिस्कस करेंगे कि डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमेट्री का जो कर्व है वो हमारे पास किस तरह से कर्व आता है, उस कर्व से जो है वो हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है और ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमेट्री के कर्व को जो है वो इफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा है वो हम देखेंगे डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमेट्री कर्व, जिसको हम DSC थर्मोग्राम भी कहते हैं। डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमेट्री बल्कि थर्मोग्राम या फिर इनको DSC कर्व्स भी कहते हैं। ठीक है, अगर मैं सिंपलेस्ट कर्व ड्रॉ करूँ डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमेट्री का, कि जिसमें आप कह रहे हैं कि जैसे हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि क्या होता है, हमारे पास कुछ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हो रहे हैं और कुछ एंडोथर्मिक रिएक्शंस हो रहे हैं। तो अगर मैं इसका सिंपलेस्ट ग्राफ ड्रॉ करूँ, आप देखते हैं कि उससे हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। लाइन हम कह देंगे कोई भी हमारा पॉलीमर है, जिसका जो है ये हमारे पास, अगर मैं इसको लेबल करूं, यहाँ पे हमने क्या कहा था, ये 0 और यहाँ पे हमारे पास क्या आते हैं एक्सोथर्म्स, ये हमारे पास एंडोथर्म्स। ठीक है, यहाँ पे जो हमने कहा था कि ये जो पॉइंट होता है जहाँ पे कोई डिप शो होता है उसको हम ग्लास ट्रांजिशन कहते हैं। ग्लास ट्रांजिशन कौन सा पॉइंट होता है जहाँ पे हमने कहा था कि कोई भी हमारा केमिकल रिएक्शन जो ना स्टार्ट होता है तो वो हमारा ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर कहलाता है। यहाँ पे जो अगर मैं पीक बताऊँ तो हमारे पास मैंने जो है, अगर मैं यहाँ पे पीक बताऊँ, अगर मैं ये कहती हूँ कि ये जो हमारे पास कोई भी पीक आई है जो क्या है मेल्टिंग को शो कर रही है, और जो द नेक्स्ट हमारे पास पीक आई है वो रिक्रिस्टलाइजेशन को जो है वो शो कर रही है, तो जो मेल्टिंग का डिग आएगा वो क्या आएगा हमारे पास TM, ये टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग जिसको हम कहेंगे, जो कि मेल्टिंग की वजह से, और ये TC अगर मैं जो कहूँ कि हमारे पास क्रिस्टलाइजेशन की वजह से जो है हमारे पास पीक आई है। एक सिंपल DSC थर्मोग्राम जो मैंने यहाँ पे शो किया हुआ है पॉलीमर के लिए, कि जब हम पॉलीमर को हीटअप करते हैं या हम उसको जो है वो डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमेट्री के जरिए डिटर्मिनेशन करते हैं, तो हमारे पास उसका जो है वो ग्राफ कुछ इस टाइप का आता है। यहाँ पे जो हमारे पास आएगा वो है हमारा टेम्परेचर। ठीक है, अब ये जो हमारे पास डिप आता है ये क्या इंडिकेट करता है कि कोई ना कोई ऐसा रिएक्शन हुआ है, एंडोथर्मिक रिएक्शन हुआ है, जिसकी वजह से क्या हुआ है कि हीट जो है वो एब्जॉर्ब हुई है, जो हीट फ्लो है वो चेंज हुई है और हमारे पास एक डिप आया है। इसी तरह से जो हमारे पास एक मतलब जो एक हमारे पास जो पीक आती है नॉर्मल लाइन से या नॉर्मल हॉरिजेंटल पोजीशन से अबव की तरफ, वो क्या इंडिकेट कर रही है कि कोई ना कोई हमारे पास एक्सोथर्मिक चेंजेस हुई है। हमारा जो रिएक्शन है या जो भी हमारा प्रोडक्ट है या जो भी हमारा पॉलीमर है जिसको हमने डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमेट्री के जरिए हम एनालाइज कर रहे हैं, तो उसकी वजह से हमारे पास क्या आती है, एक स्पेसिफिक लार्ज इन पीक आती है। तो DSC कर्व के जरिए हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारा जो रिएक्शंस है उसके अंदर कौन कौन से या किस किस टाइप्स के जो है वो चेंजेस पॉसिबल चेंजेस हो रही हैं। इसके अलावा DSC कर्व को जो है हम यूज़ करते हैं, हमने जो था वो डिस्कस किया था कि DSC कर्व जो है वो हमें क्या बताता है कि इसकी जो पीक का एरिया होता है वो हमें बताता है कि हमारे पास क्या है, रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, कितना हीट जो है वो फ्लो हुई है। और इसके अलावा जो हमारे पास पीक की हाइट आती है वो हमें बताती है काइनेटिक, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में जो है वो इन्फॉर्मेशन देती है। नेक्स्ट जो था, इसके अलावा जो हम क्या कर सकते हैं, हम हीट कैपेसिटी भी जो है वो मेजर कर सकते हैं डिफरेंशियल स्कैनिंग कर्व के जरिए। हीट कैपेसिटी कैन आल्सो बी मेजर्ड, डिफरेंट जो मटेरियल्स होते हैं उनकी हम हीट कैपेसिटी को मेजर कर सकते हैं। हीट कैपेसिटी कैन आल्सो बी मेजर्ड बाय यूजिंग DSC कर्व्स। हम देखें कैसे, अगर मैं सिंपल एग्जांपल दूँ, हमारे पास क्या होता है कि हम क्या कहते हैं, हीट फ्लो बेसिकली क्या होता है, कुछ टर्म्स जो यूज होती हैं, हीट फ्लो क्या है हमारे पास Q ओवर टाइम, मीन्स क्या कि जो हमारे पास हीट सप्लाई होती है पर यूनिट टाइम में वो हमारा क्या कहलाता है, हीट फ्लो कहलाता है, हीट सप्लाई पर यूनिट टाइम।
यूनिट टाइम। सेकेंड हमारे पास जो चीज़ होती है वो होती है हीटिंग रेट, कि हमारा हीटिंग रेट हमने कितना रखा है, जो भी हमारे पास थर्मोग्राम आया है, हीटिंग रेट, ठीक है। हीटिंग रेट हमारे पास होता है कि हमारा जो है वो कितना टेम्परेचर इंक्रीज पर यूनिट टाइम, तो हमारे पास वो आ जाता है डेल्टा टी ओवर टी। तो हम क्या कह रहे हैं कि क्या है हमारे पास, हीटिंग रेट इज टेम्परेचर इंक्रीज इन पर यूनिट टाइम, टेम्परेचर इंक्रीज पर यूनिट टाइम, ये हमारे पास हीटिंग रेट आता है। अगर हम फ्लो रेट को जो है वो हीटिंग रेट से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आती है, वैल्यू बनती है। फ्लो रेट को अगर हम क्या करते हैं, हीट फ्लो को अगर हम डिवाइड करें हीटिंग रेट से, तो हमारे पास क्या इक्वेशन बनेगी, क्यू टी ओवर टी और डेल्टा टी ओवर टी। तो टी को हम टी से कैंसिल करें तो हमारे पास क्या इक्वेशन आ जाती है, क्यू ओवर डेल्टा टी, और क्यू ओवर डेल्टा टी जो होता है वो इक्वल होता है हमारे पास हीट कैपेसिटी के, ठीक है। हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू क्यू ओवर डेल्टा टी, या फिर जिसको हम हीट कैपेसिटी को यूजुअली हम सीपी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं कि डीएससी डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमेट्री के जरिए जो हम क्या है कि हम अपने जो डिफरेंट मटेरियल्स हैं उनकी हीट कैपेसिटी भी जो है वो हम मेजर कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है, एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है, कौन से टाइप का जो है वो हमारे पास आइदर मेल्टिंग हो रही है या फिर हमारे पास क्रिस्टलाइजेशन हो रही है। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं कि जो भी हमारे पास हम कहते हैं कि पीक की हाइट आती है उसके अकॉर्डिंगली हम क्या बता सकते हैं कि हमारे पास जो रिएक्शन है आइदर वो स्लो है या फिर वो हमारे पास फास्ट है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमारे पास ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो क्या करते हैं, हमारा ये जो टीजी कर्व डीएससी कर्व आता है, डीएससी थर्मोग्राम आता है, इसको फैक्टर्स ऐसे कौन कौन से हैं जो कि इफेक्ट करते हैं। लास्ट जो हमने दो टेक्निक्स डिस्कस की हैं उसमें हमने ऑलरेडी पहले डिस्कस किया है कि क्या है, बेसिकली दो टाइप्स के फैक्टर्स होते हैं जो क्या करते हैं, डीएससी कर्व्स को इफेक्ट करते हैं। तो आज हम नेक्स्ट हम वही देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं। नॉर्मली सेम ही फैक्टर्स हैं जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। फैक्टर्स अफेक्ट द डीएससी कर्व, डीएससी कर्व। तो हमारे पास कौन कौन से फैक्टर्स हैं, सेम हमारे पास फैक्टर है। फर्स्ट वन है इंस्ट्रूमेंटल फैक्टर एंड सेकंड वन इज सैंपल कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो हमारे टीजी कर्व या डीएससी कर्व जो हमारे पास आते हैं, इंस्ट्रूमेंटल फैक्टर। सेकंड हमारे पास सैंपल कैरेक्टरिस्टिक्स। कौन कौन से ऐसे इंस्ट्रूमेंटल फैक्टर्स हैं जो कि हमारे डीएससी कर्व को इफेक्ट करते हैं, फर्नेस हीटिंग रेट, फर्नेस हीटिंग रेट को जो है हमने जैसे प्रीवियस थर्मल मेथड ऑफ एनालिसिस के अंदर देखा था, हमने कहा था कि अगर फर्नेस हीटिंग रेट हमारा टू फास्ट या टू स्लो होता है तो वो हमारे जो कर्व्स हमारे पास आते हैं, चाहे वो डीएससी का कर्व है या फिर कोई भी हमारे पास थर्मल एनालिसिस का कर्व है, तो वो उसको इफेक्ट करता है। इफेक्ट किस लिहाज से करता है कि हम कहते हैं कि बहुत सारे अगर हमारा हीटिंग रेट जो है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होगा तो हो सकता है जो बहुत सारे इंटरमीडिएट्स बनने हैं या इंटरमीडिएट्स के जो स्टेप्स हैं वो प्रॉपरली डिटेक्ट ना हो पाए और हमारे पास जो है वो प्रॉपर शेप हमारे कर्व की ना हो। इसी तरह से अगर हम कहते हैं कि अगर हमारा हीटिंग रेट जो है बहुत ज़्यादा स्लो होता है तो जो हम कहते हैं कि हमारा जो सैंपल का रिएक्शन है या जो डिकम्पोजिशन रेट है या जो भी डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस का रेट है वो इफेक्ट होता है, तो ऑब्वियसली वो क्या करेगा, हमारा जो डीएससी कर्व आता है उसकी शेप को इफेक्ट करता है। तो एक ऑप्टिमम हीटिंग रेट जो है वो यूटिलाइज किया जाता है, दैट डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ द सैंपल, कि हमारा सैंपल क्या है, किस टाइप की हम फर्नेस यूज़ कर रहे हैं, कितना हमारा जो हीटिंग रेट के साथ साथ हम देखते हैं कि हमने जो अपना रिकॉर्डिंग रेट रखना है वो हमारा कितना है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम अपना हीटिंग रेट जो है वो सेट करते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है रिकॉर्ड और चार्ट स्पीड।
रिकॉर्ड और चार्ट स्पीड में यही कि जो हमारे थर्मोग्राम डीएससी का जो थर्मोग्राम्स होता है उसको रिकॉर्ड करने के लिए जो हमारा रिकॉर्डर है उसकी स्पीड कितनी है, तो वो भी डिपेंड करती है कि अगर हमारी स्पीड जो है वो टू स्लो या टू फास्ट होगी तो हमारे जो कर्व आते हैं, जो डीएससी कर्व आते हैं, जो थर्मोग्राम्स आते हैं, उनकी शेप को इफेक्ट करती है। नेक्स्ट हमारे पास फर्नेस एटमॉस्फेयर आ जाता है। फर्नेस एटमॉस्फेयर मींस कि आपके एटमॉस्फेयर के अंदर जो आप गैसियस मटेरियल अगर कोई भी स्पेसिफिक टाइप का एटमॉस्फेयर प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो इफेक्ट करता है आपके डीएससी कर्व्स को, कि अगर हम एयर प्रोवाइड कर रहे हैं या कोई हम इनर्ट गैस प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसके वजह से क्या होता है कि हमारा जो डीएससी कर्व आता है उसकी शेप इफेक्ट होती है। ज्योमेट्री ऑफ सैंपल होल्डर, ज्योमेट्री ऑफ सैंपल होल्डर, सैंपल होल्डर की आपकी ज्योमेट्री बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि आइदर आपने डीप क्रूशिबल यूज़ किया है, शैलो प्लेट यूज़ की है, या कोई आपके पास जो है वो फ्लैट सरफेस की प्लेट आप यूज़ कर रहे हैं, वो भी डिपेंड करती है कि हमारे पास सैंपल कौन सा है, किस टाइप का जो है वो मटेरियल जनरेट हो रहा है, आइदर कोई गैशियस मटेरियल इवॉल्व हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं, अपना सैंपल होल्डर जो है वो सिलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है मेरे पास लोकेशन ऑफ द सेंसर। ठीक है, सेंसर में अब जो हम कहते हैं कि हमारे थर्मोकपल्स हम रखते हैं, उनकी जो पोजीशन होती है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि हमने जो है वो जो हमारा सेंसर्स है उनकी लोकेशन क्या है, आइदर वो हमारे कंटेनर के साथ अटैच में है या फिर हमारे सैंपल के साथ डायरेक्ट अटैच में है, क्योंकि हम कहते हैं कि बहुत ज़्यादा स्मॉल वेरिएशन हो रही होती है जो क्या कर रही है, डिटेक्ट कर रही होती है। अगर हमारे सेंसर्स की लोकेशन अकॉर्डिंगली रही होगी तो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा पॉसिबल जो चेंजेस है जो कि हम कहते हैं स्मॉल वेरिएशन है वो डिटेक्ट ना हो पाए और हमारे पास डीएससी की जो कर्व आता है या थर्मोग्राफ आता है वो इफेक्ट हो। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं सेंसिटिविटी ऑफ द रिकॉर्डिंग सिस्टम। सेंसिटिविटी ऑफ द रिकॉर्डिंग सिस्टम। सेंसिटिविटी ऑफ द रिकॉर्डिंग सिस्टम, जो हमारा रिकॉर्डिंग सिस्टम है उसका सेंसिटिव होना मीन्स क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना ज़्यादा वो सेंसिटिव होगा उतना ज़्यादा वो स्मॉल वेरिएशंस जो भी सैंपल के अंदर चेंजेस आ रही हैं उनको डिटेक्ट कर सकेगा और हमारे पास जो है वो अकॉर्डिंगली थर्मोग्राम आएगा। कंपोजिशन ऑफ सैंपल कंटेनर, सैंपल कंटेनर की जो कंपोजिशन है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। कंपोजिशन ऑफ सैंपल कंटेनर, एल्यूमिनियम, प्लाटिनम, स्टेनलेस स्टील के डिफरेंट सैंपल कंटेनर्स हमारे पास होते हैं जो कि हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ठीक है, अब जो हम सैंपल के कंटेनर्स यूज़ कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कि किस तरह का, किस टाइप का जो है वो आपने क्या किया है, सैंपल कंटेनर यूज़ किया है, आइदर एल्यूमिनियम का है, प्लाटिनम का है, निकल का है, कौन सा है, जो भी हम अपना सैंपल कंटेनर यूज़ करते हैं वैसा सैंपल कंटेनर होना चाहिए जो हाई टेम्परेचर पे जो है वो स्टेबल हो। हमारे जो भी सैंपल हम जो अपना प्लेस कर रहे हैं सैंपल कंटेनर के अंदर उसके साथ जो है वो हाई टेम्परेचर पे रिएक्ट ना करे, उसको इफेक्ट ना करे, क्योंकि अगर वो रिएक्ट करता है या वो उसके साथ इफेक्ट करता है या कोई भी प्रॉब्लम काज करता है तो वो क्या करेगा कि जो भी चेंजेस हो रही हैं उनको इफेक्ट करता है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है कि हमारा जो भी डीएससी कर्व है वो इफेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सैंपल कैरेक्टरिस्टिक्स, देखते हैं सैंपल कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर फर्स्ट आ जाता है अमाउंट ऑफ द सैंपल। अमाउंट ऑफ द सैंपल मीन्स कि कितनी अमाउंट ऑफ सैंपल जो है वो हमने प्लेस करनी है। अमाउंट ऑफ द सैंपल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसा कि हम पिछले थर्मल एनालिसिस के अंदर भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि हमारा जो है वो सैंपल की अमाउंट कम होनी चाहिए या बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर अपना सैंपल जो है वो प्लेस नहीं करते, क्योंकि वो क्या करता है हमारे ओवरऑल डीएससी के कर्व जो है वो उसको इफेक्ट करता है। नॉर्मली जो है वो 3 to 20 मिलीग्राम मैक्सिमम जो है वो सैंपल जो है वो प्लेस करते हैं। स्मॉल सैंपल प्लेन्स और जो हमारे पास सैंपल प्लेन्स होते हैं वो पैन्स होते हैं वो क्या होते हैं नॉर्मली इनर्ट मटेरियल के होते हैं, ताकि क्या हो सके वो हमारे सैंपल के साथ जो है वो रिएक्ट ना करें। ठीक है, इसके अलावा जो नेक्स्ट सैंपल कैरेक्टरिस्टिक्स आती है वो है नेचर ऑफ द सैंपल, कि कौन सी नेचर का सैंपल है हमारे पास। किस टाइप के बाय प्रोडक्ट्स जनरेट हो सकते हैं, किस टाइप के पॉसिबल चेंजेस हो सकती हैं।
नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सैम्पल पैकिंग। सैम्पल पैकिंग मतलब आपके सैम्पल जो है वो कॉम्पैक्टली पैक्ड है या लूजली पैक्ड है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम कहते हैं कि हीट का ट्रांसफ़र होना, यूनिफॉर्मली हीट का ट्रांसफ़र होना पूरे होल सैम्पल के अंदर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर हमारा जो है वो सैम्पल कंप्लीट जो है वो लूजली पैक होगा तो हम कहते हैं कि हीट ट्रांसफ़र होना में जो है वो टाइम ले सकता है। अगर कॉम्पैक्टली पैक होगा तो भी हम कह सकते हैं क्या करता है, वो इफेक्ट करता है हमारे DSC कर्व को। तो सैम्पल पैकिंग जो है वो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जो हम क्या करते हैं, अपना सैंपल को हम जो है वो DSC कर्व को इफेक्ट करते हैं। सैंपल पैकिंग जो है वो नॉर्मली जो हमारा सैंपल होता है वो हमें क्या लेना चाहिए, थिन लेना चाहिए, ज़्यादा मोटा या ज़्यादा अमाउंट के अंदर हम नहीं लेते। इसके अलावा जो सैंपल की है वो क्या करें कि जितना भी हमारा जो भी पैन है या सैंपल कंटेनर है उसके बॉटम को कम्प्लीटली जो भी हम सैंपल कंटेनर यूज़ करें, डिफरेंट शेप्स होती है हमारे पास सैंपल कंटेनर्स की, उनके बॉटम्स को जो है वो कम्प्लीटली कवर करें। पाउडर्ड है तो अगर हमारे पास कोई पाउडर्ड सैंपल है तो वो भी पूरा कम्प्लीटली जो है वो जो भी हम सैंपल पैन यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर जो है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा जो भी हमारे पास सैंपल के पैन्स होते हैं उनको हमने कम्प्लीटली फिल नहीं करना, क्योंकि अगर हम कम्प्लीटली फिल करेंगे तो हम कहते हैं कि जो मुख्तलिफ पॉसिबल चेंजेस आ सकती हैं, कोई गैस इज इवॉल्व हो रही है या कुछ भी हो रहा है, प्रेशर जनरेट हो सकता है जो क्या कर सकता है कि इफेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है सॉल्युबिलिटी ऑफ इवॉल्व गैस इन द सैंपल, पार्टिकल साइज, पार्टिकल साइज भी हम जैसे पढ़ चुके हैं कि यूनिफॉर्म होना चाहिए, ज़्यादा बड़े पार्टिकल्स नहीं होने चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए, हमारा सैंपल होमोजीनियस होना चाहिए। यूनिफॉर्म पार्टिकल साइज होगा तो ऑब्वियसली हम कह सकते हैं कि जो हीट का ट्रांसफ़र है वो इक्वली या यूनिफॉर्मली हीट जो है वो ट्रांसफ़र होगी। हीट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है कि हमारा जो सैंपल है उसकी हीट ऑफ रिएक्शन क्या है, आइदर एंडोथर्मिक है आइदर एक्सोथर्मिक है, किस टाइप का रिएक्शन जो है वो हो रहा है। इसके अलावा लास्ट वन जो है वो थर्मल कंडक्टिविटी, कि हमारा सैंपल जो है वो उसकी थर्मल कंडक्टिविटी क्या है, क्योंकि थर्मल कंडक्टिविटी भी जो है वो हमारे ओवरऑल जो हमारे पास DSC कर्व आता है उसको इफेक्ट करते हैं। और थर्मल कंडक्टिविटी की जो हमारा सैंपल है उसकी बेस पे ही अपना जो सैंपल होल्डर है वो भी हम सेलेक्ट करते हैं कि अगर हमारा थर्मल की जो भी थर्मल कंडक्टिविटी होगी उसके अकॉर्डिंगली हम अपना सैंपल होल्डर सेलेक्ट करेंगे ताकि हमारे पास जो भी DSC कर्व आ सके वो अकॉर्डिंगली आ सके। ठीक है, तो ये डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो क्या करते हैं, हमारे जो भी DSC कर्व्स होते हैं उनको इफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट जो है वो हम देखेंगे इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस DSC के बेस्ट वे टू परफॉर्म DSC थर्मल एनालिसिस टेक्निक को बेस्ट वे जो परफॉर्म करने का प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेशन होनी चाहिए आपकी। कोई भी अगर गैशियस मौजूद है जो हमारे मटेरियल के साथ इंटरेक्ट कर सकती हैं तो पहले ज़रूरी है कि हम अपने वो सारी गैशियस जो है वो अपने DSC इंस्ट्रूमेंट में से रिमूव करवाएं। सैम्पल साइज़ हमारा स्मॉल होना चाहिए, जितना स्मॉल सैम्पल साइज़ होगा उतना ही ज़्यादा हमारे पास बेस्ट DSC टेक्निक परफॉर्म होगी। गुड थर्मल कॉन्टैक्ट बिटवीन द सैम्पल एंड टेम्परेचर सेंसिंग डिवाइसेस, थर्मल कॉन्टैक्ट जो है वो गुड होना चाहिए हमारे सैंपल और जो भी हमारा थर्मोकपल्स या टेम्परेचर सेंसर्स हमने लगाए हैं। प्रॉपर सैंपल इनकैप्सुलेशन, स्टार्ट टेम्परेचर वेल बिलो। अच्छा, स्लो स्कैनिंग स्पीड, जो स्कैनिंग की स्पीड है वो हम नॉर्मली स्लो ही रखते हैं ताकि क्या हो सके कि अगर हमारे पास कोई भी इंटरमीडिएट्स बन रहे हैं जो स्टेबल हैं या अनस्टेबल हैं वो सारे के सारे डिटेक्ट हो सकें। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं एडवांटेजेस ऑफ DSC, कि DSC को इस्तेमाल करने के क्या क्या एडवांटेजेस हैं, हम क्यों इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, जिसमें फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज एट वेरी हाई टेम्परेचर। DSC को जो है हम बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे यूटिलाइज कर सकते हैं। मीन्स हमारा कोई भी ऐसा सैंपल है जिसके अंदर वेरिएशन जो है वो हमने हाई टेम्परेचर पे जो है वो उसको स्टडी करना है, तो यू कैन बी यूज एट वेरी हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर कैन बी यूज्ड। सेकेंड हमारे पास आता है हाईली सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है। इसके अलावा जो है फ्लेक्सिबिलिटी इन सैंपल वॉल्यूम फॉर्म, फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि हम सैंपल की कितनी वैल्यू या कितना वॉल्यूम यूज़ कर सकते हैं, किस फॉर्म के अंदर जो है हम अपना सैंपल यूज़ कर सकते हैं। वॉल्यूम या फिर फॉर्म के अंदर। करेक्टरिस्टिक ट्रांजिशन रिएक्शन टेम्परेचर कैन बी हाई रेजोल्यूशन है, हाई सेंसिटिविटी हमने हाई रेजोल्यूशन मीन्स के जो हमारे पास पीक्स आती हैं वो कम्प्लीटली रिजॉल्व आती हैं, हाई रेजोल्यूशन है। और डिफरेंट जो मटेरियल्स होते हैं
या इसके कंटेनर्स हैं या जो भी मटेरियल्स हैं, जितने भी हमारे पास डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट्स हैं, उनकी हम स्टेबिलिटी को स्टडी करने के लिए क्या कर सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसके हमारे पास क्या क्या लिमिटेशंस हैं डीएससी की। DSC does not detect gas generation, डिटेक्ट गैस जनरेशन, अगर कोई भी गैशियस मटेरियल जनरेट हो रहा है ये उनको डिटेक्ट नहीं करती। अनसर्टेनिटी होती है हीट ऑफ फ्यूजन और ट्रांजिशन टेम्परेचर्स के दरमियान अनसर्टेनिटी कॉज कर सकती है। अनसर्टेनिटी of heat of fusion and transition temperature, ठीक है। इसके अलावा DSC is generally only used for thermal screening of isolated intermediates and products। थर्मल स्क्रीनिंग के लिए जो है वो ये सिर्फ यूज़ होती है। अनसूटेबल फॉर टू फेज मिक्सचर, अगर हमारे पास कोई दो फेजेस का मिक्सचर है उनके लिए सूटेबल नहीं होती, ठीक है, अनसूटेबल। तो ये इसकी कुछ पॉसिबल लिमिटेशंस है। नेक्स्ट जो है वो हम देखेंगे कि इसकी हमारे पास क्या क्या जो है वो DSC को हम किस किस टाइप के सैंपल्स के या किस किस के अंदर जो है वो हम इसकी ये एप्लीकेशन बेसिकली कहाँ पे हम DSC को जो है वो यूटिलाइज करते हैं। एप्लीकेशन हम देखेंगे। फर्स्ट अगर इसकी एप्लीकेशन देखें, ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर्स जो हम फाइंड आउट कर रहे होते हैं डिफरेंट सैंपल्स के, तो वो हम डिटरमिन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं इसको। सेशन ग्लास ट्रांजिशन में ये करती है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स की डिटर्मिनेशन में हम इसको यूज़ कर सकते हैं, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट डिटर्मिनेशन। क्रिस्टलाइजेशन टाइम एंड टेम्परेचर हम मेजर कर सकते हैं। हीट ऑफ फ्यूजन एंड रिएक्शन, डिफरेंट कंपाउंड्स हमारे पास होते हैं, उनकी हीट ऑफ फ्यूजन और उनके अंदर क्या क्या रिएक्शंस हो रहे हैं उनको हम स्टडी कर सकते हैं बाय यूजिंग DSC। डिफरेंट जो हमारे पास कंपाउंड्स होते हैं उनकी हम हीट कैपेसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। हीट कैपेसिटी कैन बी मेजर्ड। थर्मल स्टेबिलिटी जो है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। डिफरेंट जो पॉलीमर्स होते हैं उनके अंदर जो है वो क्या क्या पॉसिबल चेंजेस आती हैं उनको हम स्टडी कर सकते हैं। रिएक्शन काइनेटिक्स को हम जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। डिफरेंट जो हमारे पास कंपोनेंट्स होते हैं उनकी हम प्योरिटी को चेक करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। पॉलीमर्स को हम स्टडी करते हैं। डिफरेंट जो हमारे पास ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स हैं, कंपाउंड्स हैं, उनकी हम स्टडीज़ के अंदर जो है वो क्या करते हैं, डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमेट्री को जो है वो यूज़ करते हैं। तो बेसिकली इसकी एप्लीकेशन, इसके अलावा फर्दर बहुत सारी इसकी ज़्यादा एप्लीकेशंस है डिटेल में जो आप लोग जो है वो बुक से रीड कर सकते हैं। तो कॉमनली जो है वो इसकी एप्लीकेशन जहाँ पे हम इसको अप्लाई करते हैं
ये है। और यहाँ में जो है हमारा डीएससी कंप्लीट हुआ, जिसमें हमने डीएससी में बेसिकली हमने क्या क्या देखा कि डीएससी है क्या, उसका बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल देखा, देन हमने उसकी इंस्ट्रूमेंटेशन डिस्कस की, इंस्ट्रूमेंटेशन के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं हमने वो डिस्कस किए, फिर हमने डीएससी कर्व देखा, और नेक्स्ट जो था हमने डिफरेंट फैक्टर्स देखे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो क्या करते हैं डीएससी को इफेक्ट करते हैं, फिर हमने इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस देखे, और एट द एंड जो है वो हमने इसकी एप्लीकेशन देखी कि डीएससी जो है वो कहाँ कहाँ पे और किस टाइप के सैंपल्स के एनालिसिस के लिए जो है वो यूटिलाइज होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम चल अपनी नेक्स्ट टेक्निक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।